हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई करो 24। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है तो ये सेट नंबर 2 है। देख लीजिए कौन सा शिफ्ट है। ये 1 सितंबर का 2023 शिफ्ट नंबर 2 है। शिफ्ट नंबर 1 मैंने करा दिया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके हमारे वाईटी चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। आज मैं उसका प्लेलिस्ट भी बना दूंगी तो आप लोग को ज़्यादा ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए गाइस देखते हैं। अगर एक क्लास में सारे 26 के 20 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो इसका सेकेंड पार्ट मतलब हाफ क्वेश्चंस नेक्स्ट सीरीज में करा देंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, ये सिर्फ मैथ्स के हैं। ठीक है, रीजनिंग का अलग है, रीजनिंग का अलग प्लेलिस्ट बनेगा। ये सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक, रीजनिंग के अलग बनेंगे, इंग्लिश का अलग बनेगा और जीएस का अलग बनेगा। तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। लेकिन उससे पहले हमारे सेशन पढ़ाई करो 24 को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है, द एरिया। देखिए एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, फॉर्मूला ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ज़रूर। ठीक है, तो आप पूछा क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड इतना। अब जिसको ट्रेपेजियम का एरिया ही नहीं पता होगा वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। ठीक, ट्रेपेजियम होता क्या है, देखिए इस टाइप का शेप होता है। दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और साइड्स के इस तरीके से होते हैं। ठीक है, दो लाइन आपस में पैरेलल होंगी और साइड्स के, इसको ट्रेपेजियम शेप कहते हैं। तो इसका एरिया, अब जहाँ से आप लोग ध्यान से देख पाएंगे, ये जो है इस लाइन को अगर हम शिफ्ट कर दें यहाँ पे, ठीक है ना, इस लाइन को मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, इसको याद करने का तरीका, अब ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, जहाँ तक आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हो गई हाइट, ये हो गया बेस और आधा, क्योंकि ऐसे आधा लेते हैं। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे सेम ट्रेपेजियम का वही फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन यहाँ पे बेस, ट्रायंगल में बेस ये है, ठीक है, ये वाला चीज़, ये वाला पोर्शन। लेकिन ट्रेपेजियम में दो हो जाएंगे, कैसे, ये नीचे वाला लाइन और ये ऊपर वाला लाइन। इसीलिए अगर ये एल है और ये बी है तो इसको हम लोग एल प्लस बी लिखेंगे। ठीक, और इंटू फिर हाइट, ये हाइट पैरेलल है तो हाइट तो हर जगह सेम होगी, तो ये हाइट। तो देखा, बहुत कॉमन फॉर्मूला है। ट्रायंगल का ये होता है, ट्रेपेजियम का ये होता है। ट्रायंगल में एक ही बेस होता है, ट्रेपेजियम में दो लेंथ है, इसलिए एल प्लस बी ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे वाली लाइन। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तो ये एरिया आपको पता चल गया क्या होता है, 1/2 इंटू ऊपर वाली लेंथ नीचे वाली लेंथ L1 L2 मान लिया उसको, इंटू H इज इक्वल टू कितना दिया है, 1720। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 40। दो पैरेलल लाइन के बीच की जो दूरी है वो 40 है। तो ये क्या है, एक्चुअल में हाइट है, इसको हाइट ही कहेंगे। तो H की वैल्यू 40 हो गई। ठीक है, अगर H की वैल्यू 40 हो जाएगी, ठीक, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो ये 2 से 40 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। ठीक, ये हो गया। फिर क्या बोला है, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड, एक पैरेलल साइड की लेंथ 48 है। मतलब ये जो दो पैरेलल लाइन होती है जिसमें से एक की लेंथ 48 है। व्हाट इज़ द लेंथ इन अदर, दूसरे की पूछिए। तो एक का कितना है, 48 है, 48 प्लस L इंटू 20 इक्वल्स टू 1720। अब दूसरे एल की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, आपको पता है, सॉल्व करिए। तो पहले 48 को 20 से मल्टीप्लाई करिए, 16 8 900, और दूसरा आ जाएगा 20L इज इक्वल टू 1720। ठीक, 1720 से 960 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 0 6 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया, कितना आएगा, 7। ठीक,
फिर उसके बाद इक्वल्स टू 20L। L इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल करिए, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 36, 2 8 ज़ा 16, 38 ऑप्शन। ठीक है, L की वैल्यू कितनी आ गई, 38। ठीक, इक्वेशन तो आप लोग सॉल्व कर ही सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोला है, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 आवर। राम एक काम को 18 घंटे में करता है। श्याम एंड नरेश कैन डू इट इन 9 आवर। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये पूरा साथ में। श्याम एंड नरेश, सबको एक एक पहला लेटर ले रहे हैं, ठीक है सबका। श्याम एंड नरेश उसी काम को 9 घंटे में करते हैं। राम एंड नरेश, राम एंड नरेश उस काम को 12 घंटे में करते हैं। तो बताइए श्याम को कितना समय लगेगा अकेले उस काम को करने में। तो तीनों का पहले वर्क डन निकाल लेते, टोटल वर्क निकाल लेते कि टोटल काम है कितना जो ये तीनों लोग कर रहे हैं। टोटल वर्क पता रहेगा तभी तो करेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 36, क्योंकि 18 सबसे बड़ा टेबल है, तो 18 का टेबल आप पढ़ेंगे। तीनों में जो नंबर मैच करेगा वो 18 1 ज़ा 18, 12 में 18 नहीं आता, फिर 18 2 ज़ा 36, 36 9 में भी आता है, 12 में भी आता है, तो 36 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 18 2 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 12 3 ज़ा 36 हो गया। अब पूछा किसका है, श्याम का। अब ध्यान से आप देखेंगे श्याम एन के साथ है, ठीक है, और यहाँ पे आर और एन दोनों साथ में है। अगर आर और एन दोनों मिलके, ये जो आया है ये 1 डे वर्क है, ठीक है, एक दिन में जो काम करते हैं। तो राम और एन एक दिन में 3 काम करते हैं, जहाँ पे राम जो है वो 2 काम करता है, ठीक है। तो अगर राम 2 काम कर रहा है तो एन कितना काम करेगा, 1 काम, क्योंकि ये दोनों मिलके 3 काम कर रहे हैं। तो राम अगर अकेले 2 काम कर रहा है एक दिन में तो एन 1 काम करेगा। और अगर एन 1 काम कर रहा है और ये दोनों मिलके 4 काम कर रहे हैं तो एस कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। मतलब एक दिन में वो 3 काम कर रहा है। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 36 काम कितने दिन में कर देगा, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 12 दिन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। देखिए गाइज, ये एक क्वेश्चन था जिसमें पाई चार्ट मैंने डाउनलोड तो किया था, बट उसके जो वैल्यूज़ हैं, अच्छा ये वाला नहीं है, एक और क्वेश्चन है, सॉरी ये नहीं है, ऐसा एक और क्वेश्चन है जिसके वैल्यूज़ कंफर्म नहीं है, तो वो मैंने बस क्वेश्चन बता दिया है, सॉल्व नहीं कराया, ठीक है। इसमें वैल्यूज़ कंफर्म है, इसको बता दे रहा है। इसमें क्या कर रहा है, एक पाथ चार्ट है जिसमें दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इन 5 विलेज। 5 गांव हैं जिसके कितने पॉपुलेशन है उसका परसेंटेज बता रहा है, ठीक है। निकालना क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज बी एंड डी। बी एंड डी के पॉपुलेशन का रेशियो निकालना है, सिंपल है। बी है फिर डी है, आगे पीछे मत करिएगा, जो सीक्वेंस है वही रखिए, पहले बी है तो पहले बी को ही रखिएगा फिर डी को, ठीक है। तो बी कितना है 20 और डी कितना है 30, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2:3। अब यही अगर आप 3:2 लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी डी का रेशियो पूछा है ना कि डी बी का। आप सोचेंगे यार 2 3 है चाहे 3 2 है एक ही बात है, नहीं, गलत हो जाएगा, जो पहले है उसको पहले ही रखना है, ठीक है। तो 2:3 रेशियो हो जाएगा। सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम है, तबीयत नहीं सही है, इसलिए बार बार खांसी आ जा रही है, ठीक है, उसको आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 4th प्रोपोर्शनल टू। अब देखिए 4th प्रोपोर्शनल क्या होता है, जब भी 4th प्रोपोर्शनल, मीन देखिए 2 है, एक मीन प्रोपोर्शनल है और एक जो नंबरिंग करता है 4th प्रोपोर्शनल, 3 प्रोपोर्शनल, 2nd प्रोपोर्शनल, वो अलग होता है। मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √a/b। ए जो भी टर्म दिया रहेगा, बी जो भी टर्म दिया रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबरिंग दिया है, जैसे 4th प्रोपोर्शनल दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखते टर्म कितना है। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, चौथा वाला निकालना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाले टर्म और दूसरे वाले टर्म के बीच में रेशियो है, ठीक है, रेशियो का साइन है, और फिर तीसरे वाले के बीच में डबल रेशियो साइन है,
और फिर चौथे तीसरे के बाद सिंगल रेशियो का साइन है, मतलब ये इसके डिवाइड में है। कैसे लिखेंगे देखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सॉरी, ये हो गया पहला टर्म डिवाइडेड बाय ये, ठीक है, दूसरा टर्म कॉमा लगा है ना, तो ये दूसरा टर्म है, ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये इसके बाद डबल रेशियो, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसके बाद डबल रेशियो होता है, तो ये जो है ये वाला टर्म ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके और फोर्थ वाले के। फोर्थ तो कुछ पता नहीं है तो फोर्थ को हम मान लेंगे एक्स, तो ये चला जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब आपको एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, जो भी होगा वो आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो कैसे क्या पता चला, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब जो भी जैसा बोलेगा उसको ऑर्डर करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, देखिए अब जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वही कर पाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसको क्रैक करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला माइनस है ना, देखिए माइनस और प्लस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। माइनस वाले में क्या हो जाएगा, पहले दूसरा वाला लिख लेते हैं, ये पहले है, उसके बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्रैक करते हैं, तो ये है आपका ए पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। फिर नीचे प्लस वाले का जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस वाले में पहला आपका क्या होता है, प्लस होता है, मतलब ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, बस यही डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए इक्वल्स टू क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन एक्स, ठीक। अब देखिए जो आमने सामने वाला था वो कैंसिल हो जाता है और सब मल्टीपल में है, किसी के बीच में कोई साइन नहीं है। देखिए ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो आपस में सब कट कर सकते हैं, तो अगल बगल वाले जो भी कट हो रहे कट कर दीजिए। इक्वल्स टू के अगल बगल वाले कट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये वाला जो टर्म है आपका नीचे आ जाएगा तो ये इसके डिवाइड में हो जाएगा, इसके डिवाइड में, ठीक है। तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ऐसे ही कर देते हैं। देखिए ए माइनस बी कैंसिल, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी एक है, ठीक, और ये भी a प्लस बी एक है, तो ये वाला जब टर्म नीचे आ जाएगा तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बना लेगा। इसके साथ ये दो है तो जब भी a इंटू ए होता है तो क्या होता है, ए स्क्वायर। वैसे ही a प्लस बी यहाँ पे एक टर्म है, a प्लस बी यहाँ पे एक टर्म है, तो ये दो है तो ये क्या बना लेगा, स्क्वायर बना लेगा, है। तो यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं, ये माइनस वाला इसके साथ कट गया और प्लस वाला इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे बचा क्या, अब 1 बचा, ठीक है, 1/x। अब ये a प्लस बी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, अब ये वाला टर्म पूरा बच रहा है, ठीक, और ये वाला टर्म पूरा बच रहा है, और इधर 1/x है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को ऊपर कर लेते हैं, 1 को नीचे कर लेते हैं। सेम यहाँ पे भी ये वाला टर्म ऊपर हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो माइनस ए बी वाला आंसर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये रहा ए बी वाला, लेकिन नीचे क्या है ए प्लस बी, लेकिन ए प्लस बी तो ये गलत हो गया। दूसरा माइनस वाला कहाँ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ऊपर वाले में टर्म क्या है, प्लस ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ इतना देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। ये क्वेश्चन बहुत बच्चे ने छोड़ दिया है कि यार इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देखिए जब भी ये फैक्टर वाला क्वेश्चन आता है तो सारे टर्म्स, ठीक है, सारे टर्म्स क्या होते हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो होते हैं। मतलब ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल्स टू ज़ीरो है। अगर अब ये जब भी फैक्टर दे तब समझ लीजिए कि ये सारे टर्म्स क्या हैं, इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अगर x माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो है तो x की वैल्यू निकल जाएगी, टू को उधर भेज दीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, टू आ गई। अब इस वाले इक्वेशन में टू की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ठीक, इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू टू पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस 12 इंटू के इंटू एक्स है तो x को टू और इंटू के माइनस 25 के, यहाँ पे तो x है नहीं तो ये कितना आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 के, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 के। अब ये भी x के, ये भी ज़ीरो के इक्वल है, x मतलब इक्वल्स टू ज़ीरो है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप ये वाले पूरे टर्म को उधर भेज देते हैं, तो 25 उधर चला जाएगा और 24 भी उधर चला जाएगा, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 25 माइनस 24 के हो जाएगा। तो 25 के माइनस 24 के अगर करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ वन बचेगा, वन मतलब के बचेगा। तो के इज इक्वल टू क्या हो गया, 8, के की वैल्यू क्या आ गई, 8, ठीक है, इजी था। और ये कई बच्चों ने ये क्वेश्चंस छोड़ दिए, ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन। एक सेकेंड गाइस, सॉरी। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 360 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो कि 360 मीटर लंबी है, वो 108 के स्पीड से चलती है, ठीक है। उसी क्या होता है, एक उसी वो एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस करती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, इधर से और ये इधर से। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड आपकी ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन होता तो माइनस हो जाता, ठीक है। तो वो कौन से स्पीड में आ रही है, वो 90 के स्पीड में आ रही है। 12 सेकंड में क्या करता है ये बड़ी वाली ट्रेन, 12 सेकंड में वो अपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन जो कि 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसको 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो आपको ये बताना है कि दूसरे वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है, ठीक है। इसमें देखिए यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मीटर में है, स्पीड आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आप क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे क्योंकि ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सारे देखिए फॉर्मूला देखते हैं क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और ये जो स्पीड है ये आपकी रिलेटिव स्पीड है, और रिलेटिव स्पीड डिपेंड करता है कि ट्रेन कौन से पोजीशन में, अपोजिट में है कि सेम में, अपोजिट में है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी, प्लस हो जाएगी। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हमें सेकंड वाले ट्रेन का पता करना है, पहले वाले ट्रेन की डिस्टेंस कितनी है 360, और सेकंड वाले का नहीं पता है तो उसको हम प्लस एक्स कर लेंगे। और क्या बोल रहा है कि पहले वाला ट्रेन सेकंड वाले ट्रेन को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो टाइम कितना हो जाएगा 12। अब हमको बस रिलेटिव स्पीड निकालनी है, ठीक है, बाकी सब तो मिनट और मीटर और सेकंड में था, लेकिन जो स्पीड है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है कि अगर किलोमीटर से आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 15/8 कर दीजिए, और अगर मीटर को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 कर दीजिए, ठीक है। तैयारी करते इतना तो पता ही होगा, मीटर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स अपॉन आवर है, तो 16/60, 1000 अपॉन 16/60 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो यही लास्ट में बचेगा, ठीक है, इसीलिए ऐसा करते हैं। तो चलिए अब ये आ गया, तो अब ये दोनों है तो दोनों को ऐड करके उसका 5/18 कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा स्क्रीन छोटा कर लेते हैं। देखिए क्या है, 108 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 198 इंटू 5/80 करेंगे ताकि ये मीटर पर सेकंड में आ जाए, ठीक है। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 18 1 ज़ा 18, 1 बचेगा, 18 1 ज़ा 18, 11 इंटू 5 55 मीटर पर सेकेंड, ठीक, 55 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया आपका
वैल्यू ऐड कर, रिलेटिव था प्लस करके मैंने उसका चेंज कर दिया, तो रिलेटिव स्पीड आपको पता चल गई कितना आ गई 55। तो यहाँ पे क्या होगा 55 इक्वल्स टू, ये आपका क्या बन गया इक्वेशन। अब 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। 12 5 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, 60 प्लस 6 66 इक्वल्स टू 360 प्लस एक्स। अब x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, और x क्या था आपकी दूसरे 10 की लेंथ थी जो कि मीटर में है। तो 360 में से 660 में से 360 चला जाएगा, कितना बचेगा 300। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो दूसरी 10 की लेंथ कितनी है 300 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ क्यूबॉइड विथ डायमेंशन, क्यूबॉइड मतलब पता है रेक्टेंगल का डब्बा, याद रखिए रेक्टेंगल को अगर हम डब्बा बना दें तो वो उसको क्यूबॉइड कहेंगे। 3D डायग्राम ऑफ रेक्टेंगल। सेम क्यूब क्या है, स्क्वायर का डब्बा, स्क्वायर को अगर हम डब्बा बना देंगे तो उसको हम क्यूब कहेंगे, ठीक है। तो बोला क्या है, अ क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन 2 × 4 × 1 है, ठीक, 2 × 4 × 1 इसकी डायमेंशन दी हुई है, ठीक है। कुछ भी मान लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक। 2 × 4 × 1 मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वो क्या किया, उसको पिघला दिया, मेल्ट एन अ न्यू क्यूब, उसको पिघला के उसको क्यूब बना दिया, इसी को पूरे को पिघला के उसी से क्यूब बना दिया। तो इसका जितना वॉल्यूम होगा सेम इसका भी वॉल्यूम इतना होगा। पिघला रहा है तो वॉल्यूम को ही हम लोग देखेंगे, पूरे को पिघला दिया, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब फॉर्म्ड इन अ स्क्वायर यूनिट। तो क्या है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो अगर ये इसका देखिए, अब क्यूबॉइड के क्या होते हैं, सारे लेंथ सारे डायमेंशंस डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्यूब के सारे लेंथ आपस में क्या होता है सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का डिब्बा है, स्क्वायर को मैंने डिब्बा बनाया, स्क्वायर के सारे लेंथ साइड्स इक्वल होते हैं, तो क्यूब का भी होगा, ठीक है। तो इसका अगर हम पहले निकाल लेते हैं पूरा वॉल्यूम, और उसके वॉल्यूम को ही पिघला के ये बनाया गया ना, तो पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 2 × 4 × 1 कितना हो जाएगा 6, ठीक, 6 आ गया। अब इसको पिघला के ये बनाया है, तो अगर इसके साइड्स डिफरेंट है तो इसके साइड्स क्या हैं सेम है, तो इसका क्या होगा L × L मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। अब सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है। 3L × L³ इक्वल्स टू 6, ठीक है। L³ इक्वल्स टू 6 आपको फॉर्मूले से करा दे रहे ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका आ गया 6 वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ये होता है, इसका वॉल्यूम ये मैंने निकाल लिया। तो अगर इसका वॉल्यूम से ये बना है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है L³ मतलब साइड क्यूब इज इक्वल टू 6। तो L की वैल्यू निकालेंगे 3√6, 6 का रूट कितना आ जाएगा, सॉरी 4 2 ज़ा 8 होता है ना, तो इसका आ जाएगा 2। एक सेकेंड गाइस, तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। तो एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब जब हमको साइड पता है तो हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेंगे, किसका क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया निकाल सकते। सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब इसके चारों तरफ का एरिया। एक सेकेंड, सरफेस एरिया मतलब इसके चारों तरफ का एरिया। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। सरफेस एरिया मतलब चारों। लेटरल एरिया बोलता तब एक ये वाली साइड, 4 साइड मतलब क्यूब के चारों साइड्स आते हैं, लेकिन सरफेस एरिया बोला मतलब पूरे साइड्स। तो 4 और ऊपर का एक नीचे का एक, कितना हुआ 6, ठीक। और एरिया का सरफेस एरिया क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ मतलब साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड कितना है 6 ठो है, 1 2 3 4 ऐसे करके 6 है। तो साइड इंटू 6 टाइम्स,
ठीक। तो 2 × 2 कितना होता है 4, 4 × 6 6 बार कितना हो जाएगा 24। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा 24। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समृद्धि सोल्ड अ गोल्ड रिंग एट अ लॉस ऑफ 20%। ठीक है, समृद्धि ने क्या किया 20% के लॉस से एक गोल्ड रिंग को बेचा। तो अगर गोल्ड रिंग का दाम 100% था, 100 मतलब पूरा दाम 100% ही मानते हैं, अगर गोल्ड का दाम 100% था तो उसने कितने में बेचा 20% के लॉस में, मतलब 80% में बेचा, 80% में बेचा। 100% दाम है, 80% में उसने बेचा, उसको 20% का क्या हुआ लॉस हुआ। इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड इतना, कॉस्ट प्राइस मतलब ये क्या है 100% वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस इतनी है तो आपको बताना है सेलिंग प्राइस, मतलब 80% दाम, सेलिंग प्राइस कितना है, कॉस्ट परसेंट इतना था, इसी का 20% कम में बेचा तो बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग ये 100% दाम है, इसका अगर हम 80% निकाल देंगे तो मुझे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, तो है 300। 20% के कम। अब बच्चे कुछ ऐसे क्या करते हैं, पहले इसका 20% निकाल लेते हैं फिर उसको इसमें माइनस कर देते हैं। तो हम 20% ना निकाल के डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसने 80% में ही बेचा। ठीक है, 20% कम में बेचा तो 80 बचेगा ना, तो 80% में बेचा है, डायरेक्ट इसका 80% निकाल लेते हैं, हमको दो दो बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 0, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 8 ज़ा 64 और 4 68, 8 6 कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 + 6 30। ठीक है, तो इतने रुपए में उसने बेचा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी वाला होगा, बस इसको 5 की जगह 8 कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, स्टूडेंट गेट्स इतना 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 मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, पाए हैं स्टूडेंट्स ने। इज एवरेज मार्क्स इन मैथ, हिज एवरेज मार्क्स इन मैथ, सोशल एंड कंप्यूटर। मैथ, सोशल, कंप्यूटर का एवरेज मार्क्स, मैथ्स कौन सा है, मैथ्स वाला है। ठीक है, फिर क्या बोला है, सोशल, सोशल कौन सा है उसके बाद वाला, फिर कंप्यूटर साइंस कौन सा, एकदम लास्ट वाला। इन तीनों का एवरेज, मैथ, सोशल, कंप्यूटर, मैथ, सोशल, कंप्यूटर, हाँ ये तीनों मतलब 72, 58 और 83 का एवरेज। क्या बोला है फिर उसके बाद, आर मोर देन द एवरेज मार्क्स, कितना ज़्यादा है एवरेज मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश, मैथ। मतलब मैथ, सोशल, साइंस, कंप्यूटर का एवरेज मार्क्स कितना ज़्यादा है इन तीनों सब्जेक्ट से। ठीक है, तो दोनों का एवरेज निकाल के हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो संस्कृत, इंग्लिश, मैथ्स कौन कौन सा है देख लेते हैं। संस्कृत है 62, इंग्लिश है 58 और मैथ्स है आपका, मैथ्स कितना है 72। ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो नंबर्स तो आपको सेम दिख रहे हैं, 72, 58, इसको ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों दोनों सेम है, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, बच्चा यहाँ पे 83 और यहाँ पे 63, इन लोग का एवरेज निकाल लीजिए। अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 सब्जेक्ट के हिसाब से इसका एवरेज कितना आ जाएगा। एक काम करते हैं, आप लोग ऐसे नहीं करिए, उसको पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे अजीब सा आ जाएगा। चलिए इन दोनों का ऐड करते कितना आ जाएगा, तीनों सब्जेक्ट्स को, 10 और 3 13, एक कैरी, 12 और 8 20 और ये आ गया 21, 21/3, 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड करेंगे 71, इसका एवरेज आ गया। इसका एवरेज कितना आएगा, 10 और 2 12, एक कैरी, 11 और 7 18 और 19, इसका भी एवरेज करते हैं, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12, ये आ गया 71 इसका एवरेज, इसका एवरेज आ गया 64। दोनों कितना कितना ज़्यादा है, मतलब पहला वाला दूसरे वाले से कितना ज़्यादा है, तो माइनस कर देते हैं। 71 माइनस 64 कितना आ जाएगा, 6 और 1 7,
ऑप्शन नंबर 7, 7 मोर देन द एवरेज मार्क्स इन संस्कृत, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, पी एंड क्यू आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इनवर्सली, जो भी फिजिक्स पढ़ता होगा वो जानता होगा, प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल मतलब होता है पी जितना बढ़ेगा क्यू उतना बढ़ेगा, लेकिन इनवर्सली मतलब पी जितना बढ़ेगा उतना ही क्यू कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है क्या, पी इज 10, पी क्या है आपका 10 है, और क्यू कितना है आपका 6 है। तो बताना है क्यू की वैल्यू जब पी 15 होगा, तो जब पी 10 है तो क्यू की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो एक की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 1 की वैल्यू। हमेशा जब भी ऐसा नंबर हो तो पहले हमेशा 1 की वैल्यू निकालिए, 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो 15 की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये P है ये Q है, तो 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर 6 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पे तो 1 ही बचेगा ना, तो 6 को इधर भेज दीजिए, कितना आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 60। अब 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 60, तो 15 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 क्या आ जाएगा, 15 इक्वल्स टू 1/6 60 इंटू 15, 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया, इजी था। तो क्या किया मैंने, 10 इज इक्वल टू 1/6 है, तो 15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसको इधर भेज दिया, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। सॉरी 4 आएगा ना, इससे इसको कट करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे थे आपको कि इसमें कुछ डेटा, ये वाली जो डेटास थी क्लियर नहीं थी, इसलिए मैं ये आपको करा नहीं पाऊँगी। ठीक है, बस क्वेश्चन देख लीजिए कि एक पाई चार्ट है जिसमें फैब्रिक्स, अलग अलग फैब्रिक्स दिए हुए हैं, उसकी डिग्री दी हुई है, मेजरमेंट ड्यूरिंग 2015 ईयर इफ़ द इनकम ऑफ 1 टन ऑफ फैब्रिक, 1 टन फैब्रिक ए जो है वो 3 टाइम्स है फैब्रिक सी के, मतलब फैब्रिक ए जो है वो सी का 3 गुना है, ए जो है सी का 3 गुना है, तो बताना है क्यू कितना आएगा। तो आप कहेंगे अरे इसका तो 1:3 आएगा, नहीं, इसका आंसर है 12:1। ठीक है, तो ये डाटाज नहीं क्लियर है इसलिए आपको नहीं करा पाए, तो बस बता दिया कि ऐसा ये भी क्वेश्चन था एक। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट इज 66। एवरेज मार्क्स ऑफ 13 स्टूडेंट इन अ सब्जेक्ट 66, 13 स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स किसी सब्जेक्ट का 36 है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 66 इंटू 13, टोटल वैल्यू मतलब टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स का ही एवरेज निकालते हैं, टोटल मार्क्स अपॉन 13 करेंगे तो 66 आया, टोटल मार्क्स अपॉन 13 किए तभी 66 आया, तो टोटल मार्क्स निकालने क्या करेंगे 13 से 66 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, 13 6 कितना होता है 78, 8 7 कैरी 78 से 7 प्लस कर दीजिए, 8 8 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 85। ठीक है, टोटल मार्क्स कितनी आ गई 858। फिर क्या बोला, इफ़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 स्टूडेंट, 13 स्टूडेंट है जिसमें से आगे के 7 स्टूडेंट्स का एवरेज 67 है, और पीछे से दैट ऑफ द लास्ट 7 स्टूडेंट, पीछे से 7 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 69 है, तो एक स्टूडेंट का एवरेज 2 बार काउंट किया गया है,
पीछे से आगे से भी 7 लिया गया है, पीछे से भी 7 लिया जाए, ऐसे तो 14 आ रहा है। मतलब एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको डबल बार काउंट किया गया है, ठीक है। देन द मार्क्स ऑफ 7 स्टूडेंट, तो बताना 7वें स्टूडेंट्स का मार्क्स क्या है। तो जाहिर सी बात है एक स्टूडेंट को डबल बार लिया गया है, किसको, इसी को जो बीच में आता है। इधर से भी उसको लिया गया, इधर से भी उसको लिया गया। क्यों? क्योंकि टोटल कितने हैं, 13 है। और ऐसे 7 को प्लस करें तो कितना आ जा रहा है, 14 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 13 जितना था उसके एवरेज में से ये बढ़े वाले एवरेज को माइनस कर देंगे, तो मुझे वो एक्स्ट्रा वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, 7th वाला हो जाएगा, ठीक। तो क्या करते हैं, 7 वाले पहले इसका एवरेज निकालते हैं कि 7 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स का एवरेज 67 था। तो 67 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपका, 49, 4 कैरी 42, 42 प्लस 4 46। ये फर्स्ट 7 के, ठीक है। लास्ट 7 का एवरेज निकाल लेते हैं, कितना है, 69 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 63, 6 कैरी 42 प्लस 6 48। ये लास्ट 7, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, फिर इस वाले से माइनस कर देंगे। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3 12, 1 कैरी 6 और 8 कितना आता है, 15, 5 1 कैरी, फिर 4 4 8 और 1 9। देखिए इस वाले मेन वाले से ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अब माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 5 गया 9, फिर यहाँ पे 94 एक्स्ट्रा है, तो 94 होगा 7th वाले का मार्क्स, 7th वाले का मार्क्स, नॉट एवरेज मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, शोभा परचेज अ स्मॉल प्लॉट रेजिडेंशियल एरिया फॉर, शोभा ने एक छोटा सा ज़मीन खरीदा, प्लॉट खरीदा रेजिडेंशियल एरिया में, जो कि इतने दाम का था। उसके बाद क्या किया, उसने लक्षिता को बेच दिया 20% के प्रॉफिट पे, इसी को बेच दिया 20% प्रॉफिट। अब मतलब ये जो है आपकी 100% वैल्यू है, 20% प्रॉफिट मतलब 120%। 20% ज़्यादा मतलब क्या, 120। 20% ज़्यादा आप क्या करते हो, इसका 20% निकालोगे, फिर जितना आएगा उसी को इसमें प्लस कर दोगे। तो हम डायरेक्ट 120% क्यों ना निकाल लें, ठीक है। तो इसका 20%, फिर क्या बोला है, ही टर्न लक्षिता इज इन टर्न सोल्ड टू डनीश एट द लॉस। उसके बाद लक्षिता ने उस फ्लैट को 10% के लॉस में बेच दिया। तो बताइए दिनेश को कितना पे करना था लक्षिता को। सिंपल सा बात है, इसका पहले 120 प्रॉफिट निकालिए, फिर लॉस निकालिए। लॉस 100% पे ही लॉस होता है। अब देखिए 600 मतलब 100,000 लाख है, 6 लाख का पहले 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट मतलब 120%। उसके बाद कह रहा है 10% लॉस, 10% लॉस मतलब 90%। अब ये जो आएगा उतना ही कितना पे किया, दिनेश ने पे किया, किसको, लक्षिता को। तो यही निकालना है। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 4 0 हैं तो यहाँ से 4 0 आप काट दीजिए, सब कट गया। अब बस मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3, 3 0 पहले लगा दीजिए, ठीक है। फिर क्या होता है, 12 3 कितना होता है, 118, ठीक, 118। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 0 0 0 6 8 48, 8 4 कैरी 10 1 7। फिर देखिए आंसर कितना डिफरेंस आया, 600। एक सेकेंड, 0 0 0 6 8 48, 8 4 कैरी 6 1 6 7 8 9 10, 0 1 कैरी 6 1 6 7। हाँ देखिए यहाँ पे भी मिस प्रिंट है, यहाँ पे हो जाएगा 7। इतना उसको पे किया, ठीक है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी डिपॉजिटेड अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर एंड इतना इन 2 ईयर, द सम डिपॉजिट इज। कुछ मनी डिपॉजिट किया गया
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के अमाउंट में 3 साल में इतना हो गया, 2 साल में इतना हो गया। तो बताइए कि डिपॉजिट कितना किया था। सिंपल इंटरेस्ट पता है आपको, ब्याज, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंट होता है। तो 2 साल में ब्याज 900, 2 साल में पैसा, ब्याज नहीं, 2 साल में पैसा 800 980 हो गया, 3 साल में पैसा 1100 1020 हो गया, ठीक है। तो बताना है कि उसने पैसा बैंक में कितना जमा किया था कि जो इतना बढ़ जा रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट बताना है, ठीक। तो पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं 1 साल का। 2 साल में इतना हुआ, 3 साल में इतना, कितना बड़ा, जितना बड़ा उतना ही ब्याज हो जाएगा। तो कितना बढ़ रहा है देखिए, माइनस कर दीजिए, 0.4, 40 रुपये 1 साल में बढ़ रहा है। मतलब 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 40 रुपये, ठीक। तो कितना माइनस कर दे इसमें, 2 से 1 साल, फिर 1 से 0 साल, 0 से 1 आएगा तो 1 साल होगा, फिर 1 से 2 आएगा 2 साल होगा। तो 2 साल में, 1 साल में अगर 40 बढ़ रहा है तो 2 साल में कितना बढ़ा होगा, 80 रुपये। तो 980, अगर 980 में से 80 रुपये माइनस कर देंगे तो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इतना ही था, पेजेस छूट गए लग रहा है। चलिए 2 पेजेस छूट गए मेरे, ब्लैंक हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सम ऑफ मनी बिकेम इतना इन 3 ईयर एंड 1000 इन 5 ईयर और कंपाउंडेड। अब देखिए वो सिंपल इंटरेस्ट पे था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या बोला है, कुछ मनी 3 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना हो जाता है। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 3 साल में कितना हो गया, ठीक, और 5 साल में कितना हो गया, 81। हमेशा देखिए आपने क्वेश्चंस किया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा स्क्वायर क्यूब में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है हम बता रहे हैं। देखिए 3 से 5 मतलब 2 साल, ठीक है, इसमें भी। तो अब ये 2 साल में इतना हुआ, मतलब 64,800 इतना कितने साल में हुआ, 2 साल में हुआ, 2 साल में हुआ। तो मतलब इन लोग का स्क्वायर भी 2 साल में आना चाहिए। कैसे आएगा देखिए, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, 2 आया। ये जो होता है पावर, यही ईयर को डिनोट करता है। तो 2 साल में इतना हुआ, इसलिए देखिए 2 साल है तो यहाँ पे भी पावर 2 2 आया है, ठीक है। तो 2 साल में इतना हुआ तो 1 साल में कितना होगा, इसका कम कर दीजिए, 8 और 9 पावर हटा दीजिए, 1 1। 2 साल में 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर हुआ, तो 1 साल में कितना होगा, 1 से 9 हुआ। तो 1 से 9 हुआ 1 साल में, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, 1 इंक्रीज हुआ। किससे हुआ, 8 से, ओरिजिनल पार्ट से 8 से इंक्रीज हुआ। परसेंटेज निकालना है, रेट निकालना है, तो 100 कर दीजिए, ठीक। कितना आ गया, 100/8। देखिए सारे आंसर 8 8 8 8 में है। 100/8 डिवाइड कर दीजिए, 8 1 ज़ा 8, 20 20 20 20, 8 2 ज़ा 16, 20 में से 16 गया, 4 बचा, 4 वाला, तो 4 ऊपर नीचे 8, 12, 4/8%, ठीक है। इजी था, फिर से बता दें या समझ गए आप लोग। चलिए एक बार और बता देते हैं जिनको नहीं समझ में आया है। 5 साल में, 3 साल में इतना हुआ, 5 साल में इतना हुआ, ठीक है। 3 से 5 मतलब 2 ईयर में हुआ। तो हमेशा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है स्क्वायर क्यूब में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसमें कितना स्क्वायर है, देखिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। देखिए 2 साल यहाँ, 2 साल यहाँ दिया है, 2 साल का डिफरेंस है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर आपका 2 साल में ही आया है। तो 2 साल में इतना बढ़ रहा है, तो 1 साल में कितना हुआ होगा, 8 और 9 हुआ होगा, ठीक है। तो 8 और ये 1 साल का, अब 1 साल के पे, 1 साल के वैल्यू पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल होता है, I/P होता है। तो I कितना मिल रहा है, 8 से 9 हो गया 1 साल में, कितना इंटरेस्ट मिला, 1 रुपये इंटरेस्ट मिला। किस पे मिला, 8 रुपये पे मिला। अब परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, 100/8 डिवाइड करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आ जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया है, देयर इज़ अ 25 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। इसको थोड़ा समझिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है बट बहुत ईजी है कैलकुलेशन। 25 लीटर का मिक्सचर है जिसमें से मिल्क और वाटर का 25 लीटर का मिक्सचर, मतलब दूध और पानी मिल के 25 लीटर हो रहा है, ठीक है। कंटेनिंग एंड मिल्क एंड वाटर रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक। अगर रेशियो 3:2 दिया तो आप वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखिए 3:2 किसकी रेशियो है, ये आपका मिल्क है, ये आपका वाटर है, तो मिल्क और वाटर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इन दोनों को पहले जोड़ दीजिए क्योंकि जोड़ के ही ये 25 लीटर बना है। तो 3 + 2 5, तो 5 बराबर कितना है 25 लीटर। अब हमको निकालना किसका है 3 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। 25/5 कितना हो जाएगा 5, तो 1 की वैल्यू 5 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 5 कर दीजिए 15। वहीं पे 1 की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 5 कर दीजिए 10। मतलब ये मिल्क आपका 15 लीटर है, पानी आपका 10 लीटर है, ठीक। अब पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज़ 50% ऑफ वाटर। कह रहा है कि हम कितना वाटर मिलाएं, कितना पानी मिलाएं कि जो मिक्सचर है उसमें वाटर की कैपेसिटी 50% हो जाए। तो पहले तो मुझे ये पता करना है कि पहले वाला जो अमाउंट था वो कितना कितना परसेंट था। ये 15%, 25, 15 वैल्यू 25 में कितना परसेंट होता है, तो परसेंटेज निकालने आता है 15/25 इंटू 100। परसेंट निकालिए, मिल्क का परसेंट निकाल रहे हैं, आ जाएगा ये 60। मतलब ये जो है आपका 60% मिल्क है। तो ये अगर 60% मिल्क है तो ये कितना हो जाएगा 40%। अब बोला क्या है कि हमको पानी 50% चाहिए, ठीक। पानी हमको 50% चाहिए, तो ये मिल्क तो 15 है भाई, और ऐड किस में करना है, पानी में ऐड करना है। मतलब 10 में हम कितना और ऐड कर दें कि ये 50% हो जाए, 50% हो जाए, ठीक है। अब ये अगर 50% है वाटर, दूसरे वाले मिक्सचर में वाटर अगर 50% है तो दूध कितना होगा, वो भी तो 50% होगा, तभी ना 50-50 100 होगा। तो अगर वाटर 50% है तो दूध भी 50% होगा, और यहाँ पे 50% की वैल्यू कितनी दी हुई है 15, और यहाँ पे कितना है 10, तो 10 में और कितना मिलाएं कि 15 हो जाए, जो कि 50% के बराबर होगा 5 लीटर। तो हम पानी और कितना ऐड करेंगे, 5 लीटर पानी और ऐड करेंगे तो वो 50% के बराबर हो जाएगा, ठीक। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था कि कितना पानी ऐड करें कि वो 50 लीटर का और बराबर हो जाए। दूध 15 था, पानी 10 था, 10 में ही पानी में ही और पानी मिलाना है, ठीक है, तब जाके वो कितना बनेगा 50% बनेगा। तो अगर पानी 50% बनेगा तो दूध कितना परसेंट होगा, वो भी 50% होगा। जैसे यहाँ पे दूध 60% था, पानी 40% था, तो यहाँ पे अगर पानी 50% है तो दूध 50% है। अब 50% की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 10 में हम कितना पानी मिलाए कि वो 50% के बराबर हो जाए 5, तभी ये भी 15 हो जाएगा, 15 50%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर्स पानी आप ऐड करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई सबको करने आता होगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 5 16 का कितना होता है 80, 82, 80 + 2 82, 82/5 माइनस, ठीक है। अब 15 2 ज़ा कितना होता है 30, 0 3 कैरी, और 15 + 3 18, ठीक है, 18 हो गया। तो कितना आ गया 180, 180 + 1 81/15, ठीक। अब पहले तो ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करेंगे ना, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। कितना आएगा भाई, थोड़ा ऊपर लाइन खींच दिया मैंने,
कितना आएगा इन दोनों का एलसीएम? 15 ही आएगा। तो 5 3 ज़ा 15 होता है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करते, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 माइनस 181 कितना आ जाएगा? 186 में से 181 गया, 5 बचेगा, 5/15 कैंसिल आउट अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1/3, 1/3 आ गया। इसको याद रखिए, नहीं याद रखने की ज़रूरत नहीं, हम छोटा कर ले रहे हैं इसकी, ठीक है। चलिए 1/3 आ गया। अब 1/3 डिवाइडेड बाई इतना, ठीक है, तो 1/3 डिवाइडेड बाई, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 81 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 243 प्लस 4 247, 247/81। अब डिवाइड है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो पलट जाता है ये 1/3, 81/4 247। देखिए क्या कट रहा है ये देखिए 81 से डायरेक्ट ये कट जा रहा है 7 से, 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा, नहीं 7 8 ज़ा 28 होता है, नहीं जाएगा ये। 3 से ये कटेगा, हाँ 3 से ये कट जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, हो गया। अब देखते हैं और किससे जाएगा ये। 3 है, 17 है, 27 है, 19 13, 6 और 7 13। फिर से कहीं कोई दिक्कत आई है क्या? कुछ देखते हैं। 5 3 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24 होता है। यहाँ पे मिस्टेक मिल गया गाइस, यहाँ पे मिस्टेक था, कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ा हो रहा है क्योंकि तबीयत नहीं सही है ना, तो थोड़ा सा दिमाग गड़बड़ हो रहा है। प्लीज़ माइंड मत करिएगा, उसके लिए सॉरी। जहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है उसके लिए सॉरी, आप लोग उसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इतना आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर से एक बार देख लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, हाँ सही है इस बार। तो इसमें से अगर 108 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 5 और यहाँ पे 8 9 10 11 12 13 14 6, 65 65/15 आएगा, ये हो जाएगा 65/15। तो 65/15 आएगा, तो कितने से जाएगा अगर इसको कट करें तो? 5 से कट करते हैं, 5 3 ज़ा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 13, 13/3, तो ये हो जाएगा 13/3, ठीक है। अब सही है, 13/3 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 13/3, ठीक। तो अगर इसको 27 से कट कर दिया तो इसको देखिए 3 से कट होता है कि नहीं। 3 13 1 ज़ा 13, कितना बचेगा? 24 से 13 गया, कितना बचेगा? 117, 13 9 ज़ा 117 कट गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19, ठीक। 27/19, 3 से 81 कट गया, 13 से ये पूरा कट गया, ठीक है। तो 27/19 बचा, 27/19। अब तो कर लोगे, 19 1 ज़ा 19, कितना बचेगा? 8, तो ये हो जाएगा 187, 8 ऊपर चला जाएगा, रिमाइंडर नीचे 19 और इधर 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, ये क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है अ प्राइस ऑफ अ फैन इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28%। एक पंखे की प्राइस है जो कि 28% डिक्रीज होती है, उसके बाद 35% से इंक्रीज हो जाती है। जो आखिर में प्राइस बचता है वो इतना बचता है, तो इसकी ओरिजिनल प्राइस बताइए। ओरिजिनल प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। 28% डिक्रीज हो रहा है, मतलब 100 में से 28 को घटाइए, कितना? 72%। फिर क्या बोला है? 35% इंक्रीज हो रहा है, तो उसी का हम लोग इंक्रीज्ड वैल्यू मतलब 135 कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस कितनी बच रही है? इतनी। एक्स की वैल्यू निकालना है, इजी है। एक्स को इधर रखिए, बाकी सब उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 100 2 बार है, ठीक है। और नीचे कितना आएगा? 72 इंटू 135। जो कट रहा है काट दीजिए, 15 से कट रहा है दिख रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। इसको 5 से काटिए, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20,
5 3 ज़ा 15। अब देखिए 27 से ये डायरेक्ट कट जाएगा, 27 9 ज़ा 243 होता है, 9 7 ज़ा 63, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 6 24। ठीक है, अब ये 9 और 72 बचा है, 9 8 ज़ा 72 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कितना है, 1000 और 8 किससे जाएगा, छोटा छोटा कट करते, 4 से कट करते, 4 25 ज़ा 100, 4 2 ज़ा 8, फिर इसको 250 ज़ा 100 कैंसिल आउट हो गया, 25 और 50 बचा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 10 और ये 12, 1250 रुपये। ऑप्शन नंबर ए ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए एक काम को करता है 36 दिन में, वाइल वी नहीं है, ये बी है, बी कैन डू इट इन 48 डेज, बी उस काम को 48 डेज में कर देता है, बी वर्कड इट, यहाँ पे फुल स्टॉप है, बी वर्कड इट फॉर, बी जो है 12 दिन तक के लिए काम करता है, उसके बाद छोड़ देता है, तो ए को बचा हुआ काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम, 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और 9 96 96। एक सेकेंड, एलसीएम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, किससे जाएगा ये, 4 से करते हैं, 4 9 ज़ा 4 1 ज़ा 2, 3 3 3 ज़ा 4 ज़ा, ठीक है, कितना आया ये, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 12 12 144। ठीक है, 144 इसका एलसीएम आ गया, तो ये किससे जा रहा है 36 4 ज़ा, हाँ 36 4 ज़ा 144, वहीं पे 48 किससे जा रहा है, 3 से, 3, हाँ 3 ज़ा। ठीक है, ये क्या आ गया, 1 डे वर्क आ गया। अब क्या बोला है, बी ने 12 दिन तक काम किया, तो बी एक दिन में, ये 1 डे वर्क है, मतलब एक दिन का काम है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा, 3 × 12 कितना हो गया, 36। 36 काम करके वो क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, तो कितना काम बचा, टोटल काम तो इतना था, 36 ही कर दिया, कितना बचा, इसको माइनस करते हैं, 6 14 में से 6 गया, कितना बचेगा, 8 8 बचेगा क्या, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ 8। ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 108 काम बचे, 108 काम जो बचे हुए हैं वो कौन किया, ए ने किया। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है, तो 108 काम कितने दिन में पूरा होगा, 104 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 28, 4 7 ज़ा 28, 27 दिन में ए उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, या एक काम करते हैं, आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, समझा दे रहे हैं बस। ठीक है, आप लोग खुद से करिएगा। अ पुलिसमैन चेजेज अ थीफ हु इज़ 360 मीटर अहेड, पुलिसमैन क्या करता है, एक चोर का पीछा करता है जो कि उससे 630 मीटर दूर पे है। यहाँ पुलिस है, ये चोर है। ठीक है, ही रन एट द स्पीड ऑफ 9.5 किलोमीटर पर आवर एंड, पुलिसमैन जो है वो 9.5 किलोमीटर के घंटे से दौड़ता है, इसकी स्पीड है ये, वहीं पे जो चोर है वो 6.5 के स्पीड से दौड़ रहा है। देन व्हाट डिस्टेंस डज द थीव रन बिफोर, तो पूछ रहा है कि थीफ कितने समय पहले दौड़ा कि वो उससे पकड़ना चालू किया, कि मतलब पुलिस जब पकड़ना चालू किया उससे वो कितने देर पहले दौड़ा और कितनी दूरी तय कर चुका था। ठीक है, टाइम पूछा नहीं है, डिस्टेंस कि कितने दूर पे वो पहुंचा कि पुलिस वाला उसको पकड़ना चालू किया, दूरी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो अब देखिए सेम ट्रेन वाला जो आपको याद था, दोनों एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक मीटर में है, ये किलोमीटर में है, प्लीज़ आप लोग क्या करिएगा, इसको
चेंज कर लीजिएगा, कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम नेक्स्ट सेट में आपको ये इसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है। जहाँ तक इसका ऑप्शन मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा सही है, ठीक है, करने पर पता चलेगा। तो ये कोशिश करिएगा अपने से करने की, नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक। याद रखिएगा पूछा क्या है कि कितने दूरी तक वो दौड़ा, उसके बाद में पुलिस स्टार्ट किया उसको पकड़ने। कुछ दूरी तक पहले चोर दौड़ा, फिर पुलिस दौड़ना चालू किया, ठीक है। तो वही दूरी आपको पता लगाना है कि चोर पहले कितने दूरी तक दौड़ चुका था पुलिस से बचने के लिए, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। पहला से मतलब दूसरा सेट शिफ्ट नंबर 2 1 सितंबर का मैंने करा दिया है। जो भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट करिएगा, वो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूंगी आपको, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। क्लासेस अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ हमारे क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।